पहले नजर देश और दुनिया की 50 अहम खबरों पर। देश की अर्थव्यवस्था पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दुनिया के कई देशों के मुकाबले देश के आर्थिक हालात बेहतर। वित्त मंत्रालय ने कैपिटल गेन सरचार्ज वापस लेने का किया ऐलान, रेपो रेट घटते ही कम होगी ईएमआई, सरकारी बैंकों को मिलेंगे 70,000 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पूरी दुनिया में अर्थव्यवस्था कमजोर हुई है, दूसरे देशों के मुकाबले भारत की विकास दर बेहतर। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार के एजेंडे में सुधार सबसे ऊपर, साल 2014 से ही सुधार की कोशिशें जारी, अर्थव्यवस्था पर चीन और अमेरिका के ट्रेड वॉर का भी पड़ा असर। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद यूनियन बैंक ने रेपो रेट को लोन से लिंक किया, वाहन और होम लोन को रेपो रेट से किया लिंक, खरीदारों को मिलेगी राहत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अर्थव्यवस्था पर दिए अपने बयान पर दी सफाई, कहा बयान को गलत तरीके से समझा गया, घबराने की नहीं है जरूरत, सरकार उठा रही है कदम। एक कार्यक्रम में राजीव कुमार ने कहा था आर्थिक क्षेत्र में कठोर कदम उठाने की जरूरत, 70 साल में अर्थव्यवस्था की हालत खराब, देश में है कैश की किल्लत। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बयान ने राहुल गांधी को सरकार पर निशाना साधने का मौका दे दिया। राहुल ने ट्विटर पर लिखा, सरकार के सलाहकार ने भी मानी खराब अर्थव्यवस्था की बात, कठोर फैसले ले सरकार। प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार को घेरा। प्रियंका गांधी ने ट्विटर पर लिखा कि सरकार देश को बताए अर्थव्यवस्था की ऐसी दुर्दशा क्यों है, नौकरियां क्यों खत्म हो रही है। जेट एयरवेज के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी, सूत्रों के मुताबिक दिल्ली मुंबई समेत 12 ठिकानों पर ईडी का छापा, नरेश गोयल के घर पर भी मारी रेड। दिल्ली के अशोक रोड में कार में आग लगने से मचा हड़कंप, कार में सवार दोनों लोग सुरक्षित, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। पंजाब के लुधियाना में भीषण आग, साइकिल बाजार में लगी आग, लाखों के नुकसान का अनुमान। यूपी के कानपुर में टला बड़ा हादसा, स्कूली बच्चों को लेकर जा रही बस में लगी आग, स्थानीय लोगों की मदद से बच्चों और स्टाफ को बाहर निकाला गया। उत्तरकाशी में आज फिर चौपर हादसा, आराकोट में हेलीकॉप्टर क्रैश, पायलट और को पायलट बाल बाल बचे। उत्तराखंड के मोंडा गांव में प्रेग्नेंट महिला का किया गया रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर की मदद से देहरादून पहुंचाया गया। मनाली में बर्फबारी के बीच फंसा मलयालम फिल्म का क्रू, लाहौल स्पीति के चाथरू इलाके में शूटिंग के दौरान का वीडियो आया सामने। मथुरा में खतरे के निशान के करीब पहुंची यमुना नदी, रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी, अलर्ट पर प्रशासन। यूपी के बलिया में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर, गंगा से सटे इलाकों में बाढ़ का पानी घुसा, घरों में भी जलभराव। वाराणसी में सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा, नाव में बैठकर लिया जायजा, बाढ़ की वजह से हजारों लोग पलायन को मजबूर। एमपी के निवाड़ी में रेत माफियाओं का आतंक, होमगार्ड को ट्रैक्टर से कुचलने की कोशिश, अधिकारियों ने बचाई जान। मथुरा में पुलिस वालों की दबंगई, ऑटो ड्राइवर को 2 पुलिस वालों ने जमीन पर गिराकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। राजस्थान के राजसमंद में दर्दनाक हादसा, कार पर पलटा केमिकल से भरा टैंकर, हादसे में 9 लोगों की मौत। अमेरिका और हिंदुस्तान के कोस्ट गार्ड के जहाजों ने दिखाया समंदर में दम, चेन्नई में किया अभ्यास। अंटार्कटिका से खूबसूरत तस्वीर आई सामने, बर्फ के बीच दिखा अद्भुत नजारा। मेक्सिको से सामने आई फायरिंग की हैरान करने वाली तस्वीर, गाड़ी से उतरकर 2 लोगों ने एक कार पर की जमकर फायरिंग। पीएनबी घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी की परेशानी बढ़ी, लंदन की वेस्टमिंस्टर कोर्ट ने 19 सितंबर तक के लिए बढ़ाई हिरासत, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुआ नीरव मोदी। रूस ने अंतरिक्ष में भेजा इंसान जैसा दिखने वाला रोबोट, फेडोर नाम का यह रोबोट आईएसएस में अंतरिक्ष यात्रियों की मदद करने की ट्रेनिंग लेगा। पीएम मोदी ने पेरिस में भारतीयों को किया संबोधित, कहा भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर जिस तरह से लगाम लगाई जा रही है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने का किया जिक्र, कहा एक अस्थायी धारा को हटाने में लग गए 70 साल।
कल जम्मू कश्मीर जाएगा विपक्षी नेताओं का प्रतिनिधिमंडल। राहुल गांधी भी डेलीगेशन में हो सकते हैं शामिल। धारा 370 के बाद पहली बार होगा दौरा। बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में पाकिस्तान ने की फायरिंग, एक जवान शहीद। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। ट्रंप ने फिर अलापा कश्मीर पर मध्यस्थता का राग। व्हाइट हाउस ने जारी किया बयान, कहा भारत पाकिस्तान चाहे तो मध्यस्थता के लिए तैयार है ट्रंप। टेरर फंडिंग पर पाकिस्तान को बड़ा झटका। FATF के एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तान को किया ब्लैकलिस्ट। पहले ग्रे लिस्ट में था पाकिस्तान। अयोध्या विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में निर्मोही अखाड़े की दलील, कहा पूजा प्रबंधन और कब्जे का मिला अधिकार। विवादित परिसर ही है राम की जन्मभूमि। 3 तलाक कानून की वैधता को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती। कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस। याचिकाकर्ता की मांग, सजा का प्रावधान गलत। अमित शाह ने पीएम मोदी की तारीफ। एक अखबार में लिखा, ऐसी मजबूत इच्छा शक्ति वाला पीएम देश को कभी नहीं मिला। जम्मू कश्मीर में लगातार सामान्य हो रहे हैं हालात। कठुआ में स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बाजार खुले। लोगों ने ली राहत की सांस। एयरसेल मैक्सिस केस में चिदम्बरम परिवार को थोड़ी राहत। 3 सितंबर तक गिरफ्तारी पर रोक। आईएनएक्स केस में सोमवार को करेगा सुनवाई। पी चिदम्बरम से आज फिर हो रही है पूछताछ। सूत्रों के हवाले से खबर, जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं चिदम्बरम। देश भर में कृष्ण जन्मोत्सव की रौनक। मथुरा में जगमग हुए मंदिर। कृष्ण लीला में डूबे भक्त। मथुरा में इस बार कुंभ की तरह जन्माष्टमी मनाने की जोरदार तैयारियां। देश के कोने कोने से पहुंचे 300 कलाकार। कल कार्यक्रम में शिरकत करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। उज्जैन के इस्कॉन मंदिर में जन्माष्टमी की विशेष तैयारियां। पश्चिम बंगाल से आए कारीगर कान्हा के लिए तैयार कर रहे हैं विशेष पोशाक बनाने के कपड़े और धागे जापान और ऑस्ट्रेलिया से मंगाए गए। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल किया पक्का। महिला एकल में सिंधु ने दूसरी वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे की खिलाड़ी को दी मात। पुरुष एकल के क्वार्टर फाइनल से भी आई खुशखबरी। बी साई प्रणीत ने इंडोनेशिया के जॉन्टन क्रिस्टी को सीधे गेमों में हराया। सेमीफाइनल में बनाई जगह। प्रणीत का भी मेडल पक्का। भारतीय ओपनर वीरेंद्र सहवाग ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में सहवाग ने देशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी है। एक्ट्रेस मोनालिसा ने एक स्टेज परफॉर्मेंस के दौरान जमकर मचाया धमाल। इंस्टाग्राम पर शेयर किया डांस वीडियो। इंस्टाग्राम पर 25 मिलियन फॉलोअर होने पर सनी लियोनी ने शेयर किया वीडियो। फैंस का किया शुक्रिया। अपनी नई फिल्म के लिए जमकर मेहनत कर रहे हैं फरहान अख्तर। बॉक्सिंग करते सामने आया वीडियो। लता मंगेशकर का गाना गाकर सुर्खियों में आई रानू मंडल को सिंगर हिमेश रेशमिया ने दिया मौका। हिमेश के साथ रानू ने अपना पहला गाना रिकॉर्ड किया। एक्ट्रेस कियारा आडवाणी ने डांस फ्लोर पर जमकर मचाया धमाल। एक इवेंट के दौरान का डांस वीडियो सामने आया। तो देश और दुनिया की 50 अहम खबरों के बाद आज खोज खबर में हम वो पड़ताल करने जा रहे हैं जिसके आरोपों ने देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। न्यूज नेशन के पास ईडी की 46 पेज की वो कॉपी मौजूद है जिसके आधार पर सीबीआई ने आईएनएक्स मीडिया केस में एफआईआर दर्ज की है। क्या 9,96,296 रुपए के फेर में फंस गए पूर्व वित्त मंत्री? क्या शेल कंपनी के जरिए किया गया आईएनएक्स मीडिया का सारा गड़बड़झाला? न्यूज नेशन के पास सीबीआई को भेजे गए ईडी के ये वो दस्तावेज हैं जिसमें इसी तरह का दावा किया जा रहा है। ये उस लेटर की कॉपी है जो ईडी के जांच अधिकारी राजेश्वर सिंह ने 16 दिसंबर 2016 को सीबीआई के डायरेक्टर को भेजी थी, जिसमें साफ तौर पर यह जिक्र है कि कार्ति चिदम्बरम की कंपनी चेस मैनेजमेंट सर्विसेज के कहने पर एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी को 9,96,296 रुपए का चेक दिया गया। ये चेक आईएनएक्स मीडिया की ओर से रिश्वत के तौर पर 15 जुलाई 2008 को दिया गया था और इसका नंबर है 002914।
ईडी का दावा है कि जांच के दौरान इस बात की भी तस्दीक हुई है कि एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी लिमिटेड के मालिक भी कार्ति चिदम्बरम हैं। ईडी की जांच रिपोर्ट के मुताबिक इस कथित कंपनी के पास इतना भी स्टाफ नहीं है जिससे कंसल्टेंसी जैसी सेवा दी जा सके। यानी साफ तौर पर ईडी का दावा है कि एक शेल कंपनी थी जिसकी आड़ में ये ट्रांजैक्शन किए गए। बड़ी बात यह है कि ये वो वक्त था जब आईएनएक्स मीडिया ने गैरकानूनी तरीके से 305 करोड़ का विदेशी निवेश ले लिया था। जब वित्त मंत्रालय ने इस पर आपत्ति उठाई तो आईएनएक्स मीडिया के प्रमोटर मुखर्जी दंपत्ति कार्ति चिदम्बरम से मिले और मामले को रफा दफा करने को कहा। बदले में कार्ति चिदम्बरम की कंपनी को कंसल्टेंसी के लिए हायर किया गया और आईएनएक्स मीडिया और शेल कंपनियों के जरिए कार्ति चिदम्बरम को रिश्वत के पैसे दिए गए। ये दस्तावेज दावा करते हैं कि इस सारे गड़बड़झाले को 3 कंपनियों की आड़ में रचा गया। इनमें से एक कंपनी है गेबन ट्रेडिंग जो ग्रीस के एथेंस में रजिस्टर्ड है, जबकि एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी लिमिटेड सिंगापुर में रजिस्टर्ड है और तीसरी कंपनी है नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर। दस्तावेजों के मुताबिक 26 सितंबर 2008 को गेबन ट्रेडिंग ने आईएनएक्स मीडिया से $5 लाख की पेमेंट डिमांड की। 26 सितंबर 2008 को ही नॉर्थ स्टार सॉफ्टवेयर की ओर से 60 लाख रुपए के पेमेंट की डिमांड की गई, जबकि कार्ति चिदम्बरम की कथित कंपनी एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी लिमिटेड की ओर से आईएनएक्स मीडिया को 22 सितंबर 2008 को 35 लाख रुपए और 24 सितंबर 2008 को $20,000 का इनवॉइस भेजा गया। ईडी के मुताबिक एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी लिमिटेड को 15 जुलाई 2008 को चेक जारी हुआ और फिर 11 नवंबर 2008 को आईएनएक्स ग्रुप की कंपनी आईएनएक्स न्यूज प्राइवेट लिमिटेड को एफआईपीबी ने अप्रूवल दे दिया। इस गोपनीय लेटर में मौजूद दस्तावेजों में इस बात का भी जिक्र है कि एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंसी लिमिटेड को 2008-09 में कंसल्टेंसी के एवज में आईएनएक्स मीडिया से 10 लाख रुपए की इनकम हुई, तो वहीं एसआर स्टील से 2007-08 में 9 लाख की कंसल्टेंसी फीस मिली, जबकि डिएगो स्कॉटलैंड लिमिटेड से 2005-06 में 6,58,500 रुपए की कंसल्टेंसी मिली। दावा किया जा रहा है कि ईडी की जांच के घेरे में ये कंपनियां भी शामिल हैं। आईएनएक्स मीडिया मामले की जांच कर रहे प्रवर्तन निदेशालय ने पहले इस मामले से जुड़े लोगों के बयान लिए और फिर उन बयानों के आधार पर दस्तावेज और सबूत जुटाए, जिसके बाद सबूतों से भरी हुई एक गोपनीय फाइल सीबीआई को सौंपी गई और फिर इस फाइल के आधार पर ही सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। मतलब साफ है कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ था उसी समय कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ पुख्ता सबूत थे, लेकिन इंद्राणी मुखर्जी के बयान पी चिदम्बरम के गले के भी फांस बन गए। आईएनएक्स मीडिया मामले में सीबीआई हिरासत में भेजे गए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। बता दें कि चिदम्बरम ने ईडी की गिरफ्तारी से बचने के लिए याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने 26 अगस्त तक गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। एयरसेल मैक्सिस डील मामले में भी पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर 3 सितंबर तक रोक लग गई है। उधर सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सूत्रों के मुताबिक कार्ति के खिलाफ 5 देशों को लेटर रोगेटरी भेजा गया है। यह कोर्ट से जारी होता है, जिसके तहत अलग अलग देशों में हुए लेन देन की जानकारी उस देश को देनी होती है। पहले जयराम रमेश और अब अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस के इन दोनों दिग्गज नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। जयराम रमेश ने कहा है कि मोदी के शासन का मॉडल पूरी तरह नकारात्मक नहीं है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया है कि पीएम मोदी को खलनायक की तरफ पेश करना गलत है। पहले जयराम रमेश और अब अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस के इन दो दिग्गज नेताओं ने पीएम मोदी को लेकर कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस हर मोर्चे पर पीएम मोदी को ही निशाना बनाने की रणनीति पर काम करती आई है, लेकिन कांग्रेस की ये रणनीति बुरी तरह फ्लॉप रही। सियासी जानकारों के मुताबिक इससे मोदी को नुकसान कम और फायदा ज्यादा हुआ। लिहाजा कांग्रेस की इस रणनीति पर अब पार्टी में ही सवाल उठने लगे हैं। सबसे पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि ये वक्त है कि मोदी के काम और 2014 से 2019 के बीच उन्होंने जो किया उसकी अहमियत को समझें, जिसके कारण वो सत्ता में लौटे। मोदी के शासन का मॉडल पूरी तरह नकारात्मक गाथा नहीं है।
जयराम रमेश के बाद अब अभिषेक मनु सिंघवी भी उन्हीं के रास्ते पर चलते नजर आए। उन्होंने कहा कि मोदी को खलनायक की तरह पेश करना गलत है। सिंघवी ने ट्वीट कर कहा, अगर आप हर समय मोदी को खलनायक की तरह पेश करने जा रहे हैं तो आप उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। उन्हें खलनायक की तरह पेश करना गलत है और ऐसा करके विपक्ष एक तरह से उनकी मदद करता है। बीजेपी इसे मोदी सरकार के बेहतर कामकाज पर विपक्ष की मुहर बता रही है। जो भी विपक्षी मित्र परफॉर्मेंस के आधार पर प्रधानमंत्री के बारे में प्रशंसा के पुल बांध रहे हैं, तो एक दृष्टि से हमारे पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस के विजय का ये एक एक्नॉलेजमेंट है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको दिखाते हैं कैसे एमपी के भिंड में जन्माष्टमी के मौके पर पंडाल में आग से अफरा तफरी मच गई। जिस वक्त आग लगी, पंडाल में भजन संध्या चल रही थी। आग की खबर मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया, लेकिन 1 घंटे तक अफरा तफरी मची रही। राहत की बात यह है कि सभी लोग सुरक्षित हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था में नरमी को लेकर कहा कि आर्थिक क्षेत्र में कड़े कदम उठाने की जरूरत है। देश में कैश की किल्लत है और प्राइवेट सेक्टर में कंपनियां एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर रही। नीति आयोग के उपाध्यक्ष के बयान के बाद कांग्रेस ने सरकार पर हमले शुरू कर दिए। इसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने सफाई देते हुए कहा कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। After demonetization, after GST, after IBC, etc., the earlier period when you had a 10, 20, 30, 35% of cash sloshing around, which used to help people, that's become much less. लेकिन राजीव कुमार के इस बयान को लेकर कांग्रेस को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर हमला बोला। ट्वीट किया कि अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है। सरकार के सलाहकार भी ये बात मान रहे हैं। अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए कठोर फैसले लिए जाएं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने भी सरकार पर सवाल दागा। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन हैं, उन्होंने आज एक खुलासा किया है और उन्होंने ये कहा है कि ऐसी परिस्थिति पिछले 70 साल में कभी उत्पन्न नहीं हुई जो अर्थव्यवस्था की परिस्थिति आज है। इसकी जड़ उन 2 फैसलों में है। एक जो नोटबंदी का फैसला था और दूसरा जिस बिना सोचे समझे तरीके से जीएसटी लागू किया गया। हालांकि बयान पर सियासी हंगामा मचते देख नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सफाई दी है। कहा कि बयान को गलत तरीके से समझा गया, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। देश की अर्थव्यवस्था के एक एक ताने बाने को की डोर को मजबूती के साथ हर पल मजबूत करने के लक्ष्य और संकल्प के साथ सरकार काम कर रही है। दुनिया की आर्थिक तंगी और मंदी के बावजूद भी हमने भारत की अर्थव्यवस्था के ताने बाने को कमजोर नहीं होने दिया है। अब कुछ लोग हताश और निराश लोग हैं, अगर वो इस तरह के अफवाहें और इस तरह के माहौल को खराब करने की नाकाम कोशिश करेंगे तो उसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। अर्थव्यवस्था को लेकर सरकार पर चौतरफा हमले को देखते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद सामने आई और उन्होंने बताया कि किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। वित्त मंत्री ने अर्थव्यवस्था को लेकर क्या क्या कहा और क्या क्या बड़े ऐलान किए, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। सबसे पहली बात उन्होंने कही कि कैपिटल गेन पर सरचार्ज वापस होगा। दूसरी बात है जीएसटी के नियमों को और आसान बनाया जाएगा, इससे कई व्यापारी परेशान हैं। एमएसएमई को सभी पेंडिंग जीएसटी भुगतान देर से होता है, 30 दिन में रिफंड होगा। इसके अलावा घर, कार और गुड्स लोन के लिए 30,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे नकदी के तौर पर बैंकों को। सरकारी बैंकों को 70,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने का ऐलान किया गया है। रेपो रेट कम होते ही लोन की ईएमआई कम होगी। इसका मतलब है अगर आप दीपावली, दशहरे में कुछ लेना चाहते हैं तो प्लान कर लीजिए। लोन चुकाने के 15 दिन बाद कंज्यूमर को दस्तावेज वापस करने होंगे, ये नया नियम है। बैंक अभी कई महीने ले लेती है। कर चुकाने के लिए बैंक ऑनलाइन सेटलमेंट पॉलिसी लाए ताकि अनावश्यक चिट्ठी पत्री को कम किया जा सके। टैक्स पेयर को 1 अक्टूबर तक आयकर का कोई नया नोटिस नहीं होगा। नोटिसों के जाल में भी आयकरदाता परेशान है। कंपनी एक्ट के तहत दर्ज 14,000 जांच वापस ली गई है ताकि कंपनियों को अपना समय सरकारी विभागों में दौड़ते भागते न बिताना पड़े।
इसके अलावा CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उल्लंघन के मामलों को आपराधिक नहीं माना जाएगा। अभी तक एक तय रकम देनी पड़ती थी, कंपनी को नहीं देते थे तो उसे अपराध माना जाता था। सरकारी विभागों में देरी से भुगतान की शिकायतों की समीक्षा होगी। काम कर दो और टेंडर का पैसा ना मिले। BS4 वाहनों का रजिस्ट्रेशन अब 31 मार्च 2030 तक हो सकेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस की समीक्षा जून 2020 तक टाली गई है। इसके अलावा सरकारी विभागों में वाहनों की खरीद पर लगाई गई पाबंदी खत्म की गई है। इससे ऑटो सेक्टर को फायदा मिलेगा। कश्मीर में आतंक को लेकर पाकिस्तान 1990 वाला खौफनाक प्लान दोहराने की साजिश रच रहा है। पाकिस्तान अफगानी आतंकियों के जरिए घाटी और देश के बड़े शहरों को सुलगाने की साजिश कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में स्थानीय आतंकियों पर ISI की पकड़ कमजोर होने के बाद पाकिस्तान जोर शोर से अफगानी आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश कर रहा है। LOC पर 100 अफगानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में मौजूद हैं। कश्मीर में धारा 370 खत्म होने के बाद से बौखलाया पाकिस्तान आतंक की नई साजिश रच रहा है। तालिबानी आतंकियों की घाटी में घुसपैठ की प्लानिंग कर रहा है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक कश्मीर में आतंक को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान ने अफगान और पश्तून लड़ाकों की भर्ती शुरू की है। कश्मीर में घुसपैठ के लिए 100 आतंकी लॉन्च पैड पर इंतजार कर रहे हैं। कश्मीर में दहशत के षड्यंत्र में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है आतंकी मसूद अजहर का संगठन जैश-ए-मोहम्मद। बताया जा रहा है कि जैश-ए-मोहम्मद ने इन अफगानी आतंकियों की भर्ती की है और इन्हें भारत में घुसपैठ करवाने की कोशिश की जा रही है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने 12 आतंकियों को आतंकी हमलों को अंजाम देने और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अफगानी आतंकी बैट टीम और पाकिस्तानी सेना की SSG उत्तर कश्मीर की लीपा घाटी को निशाना बना सकते हैं। पाकिस्तान कोशिश तो करेगा, पर वो ये दिखाएगा कि नहीं हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। उनकी कोशिश ये रहेगी कि इनको एक बार चुपके से घुसा के वो कहेंगे ये तो कश्मीरी हैं।